गुड आफ्टरनून आप सभी को। मैं सौरभ शर्मा ब्राइट फ्यूचर एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है, आज जो हम टॉपिक उठा रहे हैं उसका नाम है भारत का महान्यायवादी। इंग्लिश में से कहते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। कहाँ पे लिखा हुआ है ये संविधान में? इसका उल्लेख पार्ट 5 या भाग 5 में है और अनुच्छेद नंबर 76 आर्टिकल नंबर 76 में इसका पूरा आपको वर्णन मिल जाएगा। एक क्वेश्चन आपका यहीं पे 2-3 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। पहला तो पार्ट 5 में है ये, दूसरा आर्टिकल नंबर 76 में ये मेंशन है। क्लियर है? चलिए अब हम थोड़ा सा बेसिक समझते हैं कि अटॉर्नी जनरल होता कौन है, उसका काम क्या होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि विधायिका, जिसे हम संसद के नाम से जानते हैं, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, जो भारत के लिए नियम कानून बनाने का काम करती है, तो वहाँ पे एक ऐसे अधिकारी की ज़रूरत महसूस हुई कि जो आप तो जानते हैं भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, मतलब जो गवर्नमेंट है ये कहाँ से, इसका सीधा संबंध आपका पार्लियामेंट से होता है। तो यहाँ पे सरकार को, साथ ही साथ संसद को विधिक मामलों में सलाह देने के लिए एक अधिकारी रखा गया है जो कि आपका कानून का पूरा एक जानकार होता है। तो चलिए बेसिक क्वेश्चन, ये भारत में विधिक अधिकारी मतलब आपका सर्वोच्च लॉ ऑफिसर कहलाता है। जैसे कि हमें मान लीजिए कोई विधिक सलाह लेनी है, लीगल एडवाइस लेनी है, तो हम लीगल एडवाइज़र को पैसा दे के उससे हम विधि की सलाह ले सकते हैं, जैसे कि हम वकील हायर करते हैं। ऐसे ही आप सीधा सा आप समझिए ये भारत सरकार का वकील होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, भारत का महान्यायवादी। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से आता है कि भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी किसको माना गया है, चीफ लॉ ऑफिसर किसको माना गया है, तो आप कहेंगे अटॉर्नी जनरल, भारत का महान्यायवादी। चलिए इसमें आपको 2 ही आर्टिकल याद रखने हैं, आर्टिकल नंबर 76 और आर्टिकल नंबर 88। तो चलिए सेकेंड पॉइंट इसमें दिया है, भारत सरकार को विधिक मामलों में सलाह देता है। क्लियर है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। टू गिव एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन लीगल मैटर्स। तीसरा, भारत का जो महान्यायवादी होगा, मैंने आपको बताया कानून का जानकार होगा। तो कानून का जानकार तो कौन हो सकता है, तो आप कहेंगे कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं और वकील होते हैं, ये कानून के जानकार होते हैं। तो भारत का महान्यायवादी उसी व्यक्ति को बनाया जाता है जो उच्चतम न्यायालय, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने की योग्यता जो रखता हो, उसी को हम महान्यायवादी बनाएंगे। और इनका काम क्या होता है, ये भारत सरकार को रिप्रेजेंट भी करते हैं। अब जैसे देखिए, आप न्यूज़ में देखते होंगे भारत सरकार के खिलाफ भी बहुत सारे केस, जैसे अभी रिसेंटली जो CAA का भी विवाद चल रहा है आपका, दैट इज सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इसमें 144 याचिकाएं भारत सरकार के खिलाफ दायर की गई थी। अब जो याचिका भारत सरकार में, इनका जवाब कौन देगा, तो भारत सरकार का रिप्रेजेंटेटिव। मैंने बताया अगर भारत सरकार के ऊपर कोई केस लगता है, साथ ही साथ केस के साथ साथ याचिका लगती है, एडवाइस देना होता है, पूरा जो भी लीगल मैटर्स होंगे भारत सरकार के और पार्लियामेंट के, वो डील करेंगे आपके अटॉर्नी जनरल। तो ये याचिका का जवाब देना, साथ ही साथ कोई केस लगा है तो केस कौन लड़ने जाएगा, अटॉर्नी जनरल लड़ने जाएंगे। इसलिए इनको एक पावर दी गई है कि जो इंडिया के टेरिटरी है, इंडिया का जो राज्य क्षेत्र है, जैसा कि आपके आर्टिकल नंबर 1 में बताया है, उसमें कहीं पे भी उच्चतम न्यायालय तो आप सभी जानते हैं भारत में एक ही है, दिल्ली में। जितने भी हाई कोर्ट हैं और सुप्रीम कोर्ट हैं, इसमें भारत सरकार के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में अटॉर्नी जनरल जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो अब आप समझ गए हैं इनकी रूपरेखा काम की क्या है। जैसा कि मैंने बताया, आर्टिकल नंबर 76 आपसे स्ट्रेट पूछता है, ये नहीं पूछेगा कि 76 के 1 में क्या लिखा है, 2 में क्या लिखा है। तो आप ध्यान रखिए 76 से भारत का महान्यायवादी। और ये मैं आपको बता चुका हूँ, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के योग्य किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करता है। द प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू बी अ अटॉर्नी जनरल ऑफ फॉर इंडिया। तो हम ये जान लेते हैं, चलिए अभी बाद में डिस्कस करते हैं कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की क्वालिफिकेशंस क्या क्या हैं। सेकेंड,
महान्यायवादी का कर्तव्य, यह आपका आर्टिकल नंबर 76 के सेकेंड क्लॉज में बताया गया है, लेकिन ऐसे आपको ध्यान नहीं रखना है। महान्यायवादी का कर्तव्य क्या है? भारत सरकार को विधि के संबंध में सलाह देना, मतलब कि इट शैल बी ड्यूटी ऑफ द अटॉर्नी जनरल टू गिव एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉन सच लीगल मैटर्स। थर्ड, महान्यायवादी को अपने कर्तव्य के पालन के लिए भारत में सभी न्यायालयों में, ये सारे पॉइंट मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, क्योंकि ये जब अपनी ड्यूटी परफॉर्म करेंगे तो अलग अलग न्यायालय में इन्हें पेश होना पड़ेगा, सरकार को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, इसीलिए इनको ये पावर दी गई है। और महान्यायवादी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। प्रसाद पर्यंत मतलब कि प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रसाद पर्यंत का क्या मतलब होता है कि राष्ट्रपति कभी भी इनको इनके पद से हटा सकता है। जैसे राष्ट्रपति को हटाने के लिए इम्पीचमेंट की प्रोसेस लगती है, महाभियोग की प्रक्रिया लगती है, इसमें ऐसा कुछ भी फॉलो नहीं होता है, राष्ट्रपति इनको हटा सकते हैं। और आप ये अच्छे से जानते हैं राष्ट्रपति किसकी सलाह पे काम करता है? संघीय मंत्री परिषद की सलाह पे। आमतौर पे इनका कार्यकाल ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, क्योंकि ये प्रसाद पर्यंत काम करते हैं तो लगातार बने रह सकते हैं। बट होता क्या है कि जब आपकी संघीय मंत्री परिषद नई चुन के आती है या मंत्री परिषद त्यागपत्र दे देती है, तो महान्यायवादी भी कई बार उनसे त्यागपत्र की डिमांड की जा सकती है, क्योंकि वो मंत्री परिषद जो आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है सेंट्रल की, उसके प्रसाद पर्यंत पे उनको पद, मतलब उनकी रिकमेंडेशन पे उनको वो पद मिला है, तो उनसे ये डिमांड की जा सकती है। आमतौर पे सरकार चेंज होती है तो अटॉर्नी जनरल भी चेंज हो जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया था, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता और महान्यायवादी बनने की योग्यता एक ही है। हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला कॉमन, वह भारत का नागरिक हो, ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो यदि आपसे एग्जाम में ऐसा पूछ ले कि जन्म से भारत का नागरिक होना क्या आवश्यक है, तो बिल्कुल भी यहाँ लिखा है नागरिक। और आप जानते हैं कि भारत की नागरिकता 5 प्रकार से अर्जित की जा सकती है, तो जन्म से भारतीय नागरिक होना आवश्यक नहीं है, लेकिन जिस समय उसे चुना जा रहा है तब उसके पास भारत की नागरिकता हो। दूसरा, एक या अधिक उच्च न्यायालय में 5 वर्षों तक, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति है वो किसी हाई कोर्ट में जज है 5 वर्षों तक लगातार, तो उसको भी महान्यायवादी बनाया जा सकता है। एक पॉइंट यहाँ नोट करिएगा, जैसा कि इंग्लिश में आप देख पा रहे हैं वहाँ लिखा है हाई कोर्ट इन सक्सेशन। आप जानते हैं कि हाई कोर्ट के जजेस का भी ट्रांसफर होता है एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय। तो यदि मान लीजिए कि एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में किसी को ट्रांसफर किया गया और यहाँ पे उनके 3 साल का कार्यकाल पूरा हो गया था और 2 साल का उन्होंने दूसरे न्यायालय में किया, तो भी उनका पूरा कार्यकाल 5 वर्ष काउंट किया जाएगा। इसीलिए ऐसा कि लगातार, मतलब कि वो हो सकता है 5 बार ट्रांसफर हो जाए 5 हाई कोर्ट में, तो भी हम उसको काउंट करेंगे। फिर ये ध्यान रखिएगा, अथवा लिखा है या, अथवा और। दूसरा, 10 वर्षों तक हाई कोर्ट में उन्होंने वकालत का कार्य किया हो। यदि वो 10 वर्षों तक लगातार हाई कोर्ट में वकालत का कार्य करेंगे तो भी उन्हें सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश जज बनाया जा सकता है और अटॉर्नी जनरल भी बनाया जा सकता है। लास्ट, वह राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधि वेत्ता हो, ज्यूरिसिस्ट। मतलब कि यदि आप राष्ट्रपति की राय में, आप ऊपर की 2 कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, तब भी राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि आपको कानून का जानकारी है पूरी, तो भी वो आपको अटॉर्नी जनरल बना सकते हैं। मतलब ये जो आपके सामने 4 पॉइंट लिखे हैं, इसमें से पहला पॉइंट नेसेसरी है, दूसरा, तीसरा और चौथे में से कोई भी एक कंप्लीट होगा तो आपको महान्यायवादी या फिर सुप्रीम कोर्ट में जज बनाया जा सकता है। यहाँ पे वैसे तो ज़्यादातर कोटा इसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का ही रहा है। 10 से 12% लोग अधिवक्ता के कोटे से आते हैं और आज तक कोई भी तीसरा जो ऑप्शन लिखा है कि राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधि वेत्ता, उस कोटे से कोई भी व्यक्ति नहीं आए हैं। आगे चलते हैं हम। मैंने बताया था आर्टिकल नंबर 76 और आर्टिकल नंबर 88 आपको ध्यान रखना है। 88 जो आर्टिकल है, अच्छे से आप जानते हैं ये पार्लियामेंट के अंदर आ रहा है, पार्लियामेंट के अंतर्गत ये आर्टिकल आ रहा है। इसमें जो मंत्री होते हैं और महान्यायवादी